हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में देखने वाले हम आपके कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का 4 अंक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ के जरूर जाएंगे, इसका प्रैक्टिस जरूर अच्छे से करके रखेंगे ताकि आपका अच्छा से अच्छा परसेंट बने। ठीक है, आपका 4 क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम में और चारों क्वेश्चन को इस वीडियो से मैं आपका फिक्स कराने वाला हूं। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे और जितनी भी तैयारी हो गया आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भाई हमारा इतना तैयारी जो है हो चुका है। फिर इकाई 1 में देखो, इकाई 1 में 2 चैप्टर है। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, दूसरा अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इन दोनों अध्याय से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं आखिर कौन कौन सा प्रश्न जो इसमें शामिल है। फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ पदार्थों की पीएच मान निम्नलिखित है। किसका किसका दिया? खाने का सोडा का 8.2, नींबू का रस का 2.2, सिरका का 5.5 और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का दिया है 13। इसकी देखो इस तरीके से हमें क्या दिया हुआ है, पीएच मान दिया, उसके हिसाब से उपरोक्त सारणी में दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना। देखिए प्रश्न पहला क्या है, किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय है उसको बताना। इसमें से छांट के किसका किसका क्षारीय उसको बताओगे। फिर किन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय है उसके लिए फिर से यहां से छांटोगे उसको बताओगे। फिर किन पदार्थों की प्रकृति उदासीन है उसको बताओगे, अगर किसी का नहीं है तो उसको भी बताओगे। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई, आप लोग देख पा रहे होंगे कि अम्ल ए तथा अम्ल बी 2 बीकर में लिया गया है। ठीक है, अम्ल ए का जल में आंशिक आयनन होता है जबकि अम्ल बी का पूर्ण आयनन होता है। तो उसके आधार पर ए का आंशिक आयनन और बी का पूर्ण आयनन होता है। तो उसके आधार पर आपको बताना है कि ए तथा बी में कौन सा अम्ल दुर्बल और कौन सा प्रबल है। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं उसको बताना है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं उसको बताना है। प्रत्येक के मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दोनों को उदाहरण आपको देना। तो ये रहा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए भाई, आप लोग देख पा रहे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मोनिका ने जब 5 विलयन ए बी सी की सार्वत्रिक सूचक से जांच की तब मान क्रमशः, ठीक है, उसका 9, 7, 1, 13 व 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर आपको बताना है कि दुर्बल अम्ल कौन सा है, दुर्बल क्षारी कौन सा है, प्रबल अम्ली कौन सा है, प्रबल क्षारी कौन सा है उसको बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलक को आपको पहचानना है। ठीक है, तो इतना जितना भी दिया हुआ है आपको इतना में से आपका अगर इस क्वेश्चन आएगा तो इसी में से ही आएगा। तो बहुत ध्यान से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से अध्याय 4 से आपका प्रश्न 5वां स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रश्न 5वां में आपको क्या करना है इसको भी देख लेंगे। आधुनिक आवर्त, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर और बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होगा, किसमें किसमें संयोजकता में क्या परिवर्तन होती है, परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होती है, आयनन विभव में क्या परिवर्तन होती है और विद्युत ऋणता में क्या परिवर्तन होती है, उन चीज को आपको लिखना है। घटता है, बढ़ता है, कम होता है, ज्यादा होता है, उन चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6, निम्न तत्वों की परमाणु क्रमांक 3 तत्वों की परमाणु क्रमांक 5, 7 और 10 है, तब बताना है कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा 15 का और कौन सा 13 का है उसको आपको बताना है। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन इस चैप्टर की इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, वो क्या है 2, 8, 1 है, तब इस तत्व का नाम बताना है, इस तत्व की संयोजकता क्या होगी उसको बताना है, या किस समूह का तत्व है उसको लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी की आपको क्या करना है, विशेषताएं लिखना है। ठीक है, तो इतना कर लेंगे इस अध्याय से। फिर नेक्स्ट इकाई से आपका इकाई 3, इसमें से भी वही सेम 4, 1 और 4 अंक की क्वेश्चन आने वाली है। तो आप लोग इसमें 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, दैनिक जीवन में रसायन और हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न। इसमें से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी में आपको नहीं करना पड़ेगा, बट इस वाले चैप्टर से मैं सफिशिएंट नहीं हूं, बहुत मुश्किल से इसमें से क्वेश्चंस बनाया गया है। तो इसमें से आपको एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन और करना पड़ेगा। बट कब, इन क्वेश्चंस को अगर पहले कर लेते हैं उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा करेंगे, पहले इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेंगे जितना आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग की स्क्रीन पर आ गई है सभी क्वेश्चन, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं या किस प्रकार केक को मुलायम बनाता है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर साबुन के मिसेल किस प्रकार का होता है उसको करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन, सीमेंट निर्माण की विधि के विभिन्न चरणों को आपको बताना है। फिर चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, कांच बनाने की विधि का वर्णन निम्न पदों के आधार पर करना है। पद कौन कौन सा भाई, आपको उपयोगी कच्चे पदार्थ, क्या क्या कच्चे पदार्थ उपयोग करते हैं उसको बताना है। फिर प्रवाह विधि, उसकी प्रवाह विधि कैसे होती है, निर्माण की विधि कैसे होती है उसको आपको करना। फिर बहुलक किसे कहते हैं, एथीन के बहुलीकरण को आपको समझाना है। फिर सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका 6 क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ती है, इसमें आपको सिर्फ इस चैप्टर पर भी 8 ही क्वेश्चन करना है। इस 8 क्वेश्चन के बाद आपको स्टक करना है तो कर सकते हो।
ठीक है। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे वायुरोधी डिब्बे में क्यों रखे जाते हैं, इसके दो उपयोग आपको लिख लेना। फिर 8वां प्रश्न में क्या होता है जब करके दिया तो इसका बहुत अच्छे से कर लेंगे। एथेनॉल सोडियम से क्रिया करते हैं तब क्या होती है, एथेनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया करते हैं तब क्या होता है, एथेनॉल एथेनोइक अम्ल से क्रिया करते हैं तब क्या होता है, फिर एसिटिक अम्ल की क्रिया कॉस्टिक सोडा से होती है तब क्या होता है, फिर मेथेनोइक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तब क्या होता है। तो सभी को क्या होता है क्या बनता है उस चीज को आपको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लेना है। इन सबकी आंसर्स जो है आपको परीक्षा बोर्ड सार जो भी स्टडी मटेरियल होगी आपके पास उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एटलीस्ट लाइक कर दो, और वीडियो देखने के बाद आपको एक काम और करना है कि वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि उन सभी लोगों को भी और हमारे चैनल के बारे में भी उनको पता चल पाए और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी हमारे साथ अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो आप अगला जो इकाई है बहुत आसान इकाई है, ठीक है। इसमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, सिलेक्टेड है उसी को ही आपको करके जाना है। इकाई नंबर 7 से ये कौन सा अध्याय, एक जीवों का विकास से, दूसरा है अनुवांशिकी। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहा फर्स्ट क्वेश्चन, समजात अंग, संवृत्ति अंग और अवशेषी अंग को उदाहरण सहित समझाने, तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं का आपको वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जीवों के विकास में चयन अनुकूलन की क्या भूमिका है उसको लिखना है और उदाहरण सहित समझाना है। फिर बीगल के सफर के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों को आपको लिखना है, ठीक, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां से कहां तक हुआ, ये भी आपको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है, वर्णन करना है, असर पड़ रहा है कि नहीं उसको बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का क्यों चयन किया, कोई 4 कारण आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां देख लो आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है कि अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है उसको आपको वर्णन करना है, समझाना कि अनुवांशिकी का प्रयोग कर हम लोग का फसल उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं करके, ठीक है। फिर एक ही जाति व एक ही जनक में समानता व विभिन्नता क्यों पाई जाती है उसको करना है। फिर 9वां मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र आपको समझाना है। और लास्ट क्वेश्चन इस इकाई से मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, जितने भी नियम है अनुवांशिकता के सभी नियम को आपको अच्छे से पढ़ लेना, कोई एक नियम जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक की क्वेश्चंस कितनी आपकी तैयारी हो गई कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई, कि हमें भी पता चले कि आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, कितनी बाकी है, ठीक है। कि कितना जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उसमें से कितना क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग का हो गया है कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर लास्ट यूनिट से देख लेते हैं, इसमें से भी एक नंबर की एक क्वेश्चन जो आपका आने वाली 4 मार्क्स के लिए, इसमें आपको सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चैप्टर और टॉपिक जो है बहुत ज्यादा है भाई इकाई 8 में, ठीक है। जैव विविधता जीव विज्ञान से इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनना है। देखना इस पार्ट का जो क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए भी लिखा है और उसी क्वेश्चन को सेम मैं 6 नंबर के लिए भी आपको लिखवाया हूं, है ना। तो ये दोनों सेम है, आपको 4 नंबर में भी वही क्वेश्चन मिलेगा और 6 नंबर पर भी वही क्वेश्चन मिलेगा। ये आपके लिए एडवांटेजेस होने वाले, ये आपके लिए फायदा होने वाले। बहुत कम क्वेश्चंस को आपको दोबारा करना पड़ेगा। देखो प्रश्न क्रमांक 2 देखो, इसमें से क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करना है। आवश्यक सामग्री, चित्र, प्रयोग विधि का सिद्धांत, रासायनिक समीकरण और सावधानियां। इन सभी बिंदुओं पर एटलीस्ट 2-3 बिंदु आपको पूछा जा सकते हैं। सभी को तो नहीं पूछेंगे 4 नंबर के लिए, बट 1-2 विधि पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से सभी को कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इस अध्याय से। अध्याय 7 का क्वेश्चन पहले देख रहे हैं हम लोग, है ना। अध्याय 7 में आपको मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। फिर धमनी एवं सीरा में एटलीस्ट 4 अंतर लिखना है। फिर एस्टोमेटा के बंद तथा खुलने की प्रक्रिया को सचित्र आपको समझाना है। फिर भोजन को लेकर पौधे व जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित है इसको आपको बताना है। तो ये रहा अध्याय 7 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट का देख लेते हैं, अध्याय 8 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गई है, 7 से 12 वाली है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको करना क्या है, ठीक। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं उसको आपकी आंसर याद होनी चाहिए। फिर 8वां, पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं, इसकी आंसर आपको देनी है। फिर प्रश्न क्रमांक 9, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रिया का संचालन कैसे होता है, उदाहरण से समझाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 9, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, कि 3 पादप हार्मोन का नाम और उनके कार्य का आपको वर्णन करना है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों का कार्य आपको लिखना है। फिर अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर लिखना है, ठीक है। और इसमें अंतःस्रावी जो हार्मोन होते हैं वो वाला टॉपिक भी एक और कर लेना इस हार्मोन वाले से रिलेटेड, ठीक है। तो ये रहा आपका अध्याय 8 का। फिर अध्याय 11 में जितना आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं आगे की, उतना ही क्वेश्चन आपको करना है। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है,
लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर आपको लिखना है। फिर पुष्प का नामांकित चित्र बना करके उसमें नर एवं मादा जनन अंगों को दर्शाना है। स्वेच्छावास एवं श्वसन में कोई 4 अंतर, और निषेचन की प्रक्रिया में नर एवं मादा की क्या भूमिका होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये रहा 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इतना ही क्वेश्चंस आपको करना है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपके लिए यूजफुल कब होगा भाई, आपके लिए यूजफुल तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। देखने मात्र से नहीं होगा, देखने से होता तो सबको तो बोला जाता है ना स्कूल में एक बार आप लोग एकलव्य आरपीएस चैनल से जाकर के वीडियो देख लेना पास हो जाओगे, बट ऐसा नहीं होगा। जो प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस का, जो बैठ के लिख करके देखोगे, वही जाके एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओगे और उन्हीं को अच्छा से अच्छा नंबर जो है मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की डाउट है तो या तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको हर एक डाउट की सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर।